हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस। सिर्फ द हिंदू ही नहीं, हम इंडियन एक्सप्रेस बिजनेस लाइन के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने वाले हैं एंड वी विल स्पेसिफिकली टारगेट वैसे न्यूज़ जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम बिल्कुल डाइसेक्ट मतलब इसको बिल्कुल पोस्टमार्टम करके देखने वाले हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एग्जाम के लिए क्या पर्सपेक्टिव है, उसको हम हॉलिस्टिकली कवर करने वाले हैं। आज हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक हमारा बिजनेस लाइन में आया है इंडिया का एनडीए गवर्नमेंट का 10 years अबाउट एक्सटर्नल ट्रेड को लेके कि हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको लेके हमारा 10 साल में क्या परफॉर्मेंस रहा है। इनफैक्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछता है। इनफैक्ट 68 बीपीएससी में पूरा 38 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आया था। इनफैक्ट और बीपीएससी यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन इस पे लगातार पूछते रहते हैं, मेंस से भी क्वेश्चन आता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन चाइना को लेके हमारा इशू बना, सेकंड आर्टिकल इज अबाउट चाइना। चाइना को लेके हमारे पास हमेशा कंसर्न बना रहता है कि इंडियन ओशियन रीजन में चाइना इज ट्राइंग टू डोमिनेट। ठीक है, उसके डोमिनेंस को देखते हुए जो अपनी सरकार है वो अंडमान निकोबार आइलैंड में अपने स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड आर्टिकल कवर्ड इन इंडियन एक्सप्रेस, जिसको हम कवर करने जा रहे हैं। थर्ड आर्टिकल इज अबाउट अगेन कि इंडिया में जो प्लुरलिज्म है, रिलीजियस प्लुरलिज्म, वो काफ़ी अच्छा है। नीति लोक नीति के सर्वे में पाया गया, दैट आर्टिकल विल कवर। उसके अलावा हमने सुप्रीम कोर्ट का जो डिक्लेरेशन, सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टी जो कैंडिडेट को फील्ड करती है, कैंडिडेट अपने बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना है, नहीं देने में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये इलेक्शन के लिए क्या क्या इसके फायदे होंगे, घाटे होंगे, जनता का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के थ्रू बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और प्रीलिम सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल आया है द हिंदू में, दैट इज जीरो ऑर्बिटल डेब्रीज। मतलब इसरो ने बहुत ही ये बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, जिस अचीवमेंट के अंतर्गत इसरो ने एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च करने के बाद जो उनका लॉन्च व्हीकल था, वो 4th स्टेज को उन्होंने स्पेस में थोड़ा सा बिना जीरो डेब्रीज, कोई किसी भी तरह कचरा बिना फैलाए हुए पूरा उसको वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर जला दिया। सो हाउ ये कैसे उन्होंने अचीव किया, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फाइनली वेंचर कैपिटलिस्ट पर हम जानेंगे कि वेंचर कैपिटलिस्ट कैसे लोग होते हैं, ये पैसा स्टार्टअप पे क्यों लगाते हैं, इनका इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। तो ये सारे मुद्दों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले आर्टिकल से, एंड द फर्स्ट आर्टिकल इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड बैलेंस। सो दिस आर्टिकल इज मेनली जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है उससे संबंधित है। और बेसिकली दिस आर्टिकल हैज़ बीन कवर्ड बिजनेस लाइन में, एंड बिजनेस लाइन इज एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें मोदी गवर्नमेंट के 2 टर्म यानी कि पिछले 10 साल के में क्या क्या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हुए हैं, उनके क्या क्या प्रभाव पड़े हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पे, उसको लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है। सो आज के सीरीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि मोदी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट पे भारत का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ट्रेड रिलेटेड पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज किया है इन्होंने। इनफैक्ट दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इकोनॉमिक्स, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से, किसी भी मेंस, यूपीएससी मेंस के हिसाब से भी, बीपीएससी मेंस के हिसाब से भी। सो 2014 मोदी गवर्नमेंट केम टू द पावर एंड उन्होंने कुछ कुछ टारगेट सेट किए कि 2019-20 वाले फाइनेंशियल ईयर में वी विल इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट होगा दैट विल रीच अराउंड 900 बिलियन। बट सिचुएशन ऐसी रही नहीं। सो मेनी चेंजेस अकर्ड, ठीक है, सो मेनी ग्लोबल अनसर्टनिटी, लाइक आपका रशिया यूक्रेन वार हुआ सेकेंड टर्म में। उसके अलावा मोदी के फर्स्ट टर्म में यूएसए में ट्रंप केम, एंड बिकॉज ऑफ ट्रंप एंड मेनी अदर राइटिस्ट गवर्नमेंट, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर का बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। प्रोटेक्शनिस्ट मतलब संरक्षणवाद की नीति। इनफैक्ट 2018 में, मैंने पिछले आर्टिकल में ही बात किया था, 2018 में ट्रेड वार की सिचुएशन बनी थी यूएसए एंड चाइना के बीच में, और मोरलेस पूरे ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे संरक्षणवाद की पॉलिसी को बढ़ावा दिया जा रहा था। सो जब भी संरक्षणवाद की पॉलिसी को बढ़ावा दिया जाता है तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ट्रेड पे आता है। सो इंडिया का भी एक्सपोर्ट को हम पर पड़ा।
इंडिया एक्सपोर्ट भी हैम्पर हुआ। ठीक है, सो इसी संदर्भ में ये अपना इंट्रोडक्शन इस आर्टिकल का ये कहता है कि इंडिया गवर्नमेंट जब आई थी, सो इंडिया के इन्होंने सेट किया था कि इंडिया के एक्सपोर्ट को हम डबल कर देंगे। ठीक है, सो व्हेन इंडिया गवर्नमेंट केम इन पावर इन 2014, सो दिस सेड कि 2014 में जो हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट में जो हमारा शेयर है 2014 में, उस शेयर को हम दुगना कर देंगे। ठीक है, वी विल डबल इट। सो दिस वॉज उनकी स्ट्रैटेजी, बट ऐसा हुआ नहीं। जैसा कि मैंने जब भी बताया कि बहुत सारे आर्थिक रूप से बहुत सारे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, आर्थिक अस्थिरता, प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेंड मतलब संरक्षणवाद वाले ट्रेंड बढ़े रहे थे, और जियो पॉलिटिकल टेंशन मतलब 2014 में ही रशिया ने क्रीमिया पर अटैक किया, तब से ही रशिया और वेस्ट में बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अगेन हमने देखा रिसेंटली मार्च 2022 में दिस स्टार्टेड फुल फ्लेज वार। इसके अलावा भी और भी छोटे पॉकेट ऑफ टेंशन चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपना 2022-23 वाले फाइनेंशियल ईयर में हम द रिकॉर्ड $776 बिलियन का हमने टोटल एक्सपोर्ट किया। सो टारगेट जो हमारा $900 बिलियन का था वो तो अचीव नहीं कर पाए, बट हाँ समवेयर वी आर धीरे धीरे इसके क्लोज पहुंच रहे हैं। ये तो आपका इंट्रोडक्शन हुआ, बट इसमें बहुत सारे चैलेंजेज आए, बहुत सारे इसके अंदर चैलेंजेज। जब इसके हम डिटेल में देखेंगे कि इंडिया के ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या चैलेंजेज हैं, देन वी विल कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। ये तो आपके जो एक्सपोर्ट का डेटा दिया हुआ है, हमने $776 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया, जैसा कि मैंने जस्ट बताया आपको, एंड दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। ठीक है, सो एक्चुअली गवर्नमेंट अपने पहले टर्म में अचीव नहीं कर पाई, लेकिन दूसरे टर्म में दे वर गेटिंग क्लोज टू दैट, slowly दे आर गेटिंग क्लोज टू दैट, यहां तक तो पहुंच गए। ठीक है, अगेन ग्लोबल फैक्टर्स जो ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे आपका इंटायर ग्लोबल वैल्यू चेन गॉट डिसरप्टेड। ये बात मैंने कई बार और इसमें, बिकॉज व्हाट हैपेंड, ये चाइना जो आपका है वो पूरा प्रोडक्शन का हब है। बहुत सारे ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए हो सकता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी एक कंट्री में क्रिएट ना होके वो अलग अलग कंट्रीज में उसके अलग अलग पार्ट क्रिएट हो रहे हों और वो फाइनली असेंबल एक जगह हो रहा हो। सो दिस इज सेड ग्लोबल वैल्यू चेन। जरूरी नहीं है कि आप पूरा प्रोडक्ट आप खुद मैन्युफैक्चर करें। ठीक है, सो पैंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ, व्हेन चाइना वाज द हब ऑफ द पैंडेमिक, चाइना से पूरे पैंडेमिक की शुरुआत हुई थी। सो बहुत सारी कंपनी धीरे धीरे वहाँ से स्टार्टेड शिफ्टिंग। ऑल्सो चाइना ने उस टाइम पे थोड़ी हार्श पॉलिसी भी ली थी, जीरो लॉकडाउन, जीरो कोविड समथिंग पॉलिसी वाज दैट, कंप्लीट लॉकडाउन। सो दैट टाइम व्हाट हैपेंड ना, चाइना से बहुत सारी कंपनियां शिफ्ट होने लगी एंड दिस लेड टू राइज ऑफ आपका जो ग्लोबल वैल्यू चेन है वो आपका डिसरप्ट हो गया। सो ये अगेन क्रिएटेड टेंशन फॉर इंटायर एक्सपोर्ट सेक्टर, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, एंड इसका इम्पैक्ट आपके भारत पे ही पड़ा। ठीक है, सो दिस और ये थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किए जो भी रिसेंट आपके हमास और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जिसको लेके एक बस डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। दिस डेटा आपका उसी आर्टिकल में पब्लिश है। फर्स्ट सी कि सबसे पहले इस चीज को देखिए, पहला डेटा, मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट एक्सपैंड्स। इसका मतलब सर ये होता है, देखो ट्रेड अपन जब एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो एक्सपोर्ट में दो तरह की चीजें होती हैं। एक्सपोर्ट में दो तरह की चीजें होती हैं, एक गुड्स और एक सर्विसेज। गुड्स वो चीजें होती हैं जिन्हें अपन फिजिकल गुड्स, फिजिकल एंटिटी लाइक आप टेक्सटाइल, क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स, जेम्स, ज्वेलरीज, ये सारी गुड्स होती हैं। सर्विसेज कि मान लो हम इंडिया में बैठे बैठे
किसी फॉरेन यूएस की किसी मल्टीनेशनल कंपनी को वी आर प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज लाइक बैक एंड सर्विस, सॉफ्टवेयर का, बीपीओ का, वो सारी सर्विस कहलाती हैं। सो हमारा एक्सपोर्ट दोनों में हो सकता है। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो आपके गुड्स वाले सेक्टर से बेहतरीन परफॉर्म करता है शुरू से ही, क्योंकि हमारा सर्विस सेक्टर में हमारी पकड़ काफ़ी अच्छी है। लेकिन जो गुड्स वाला सेगमेंट है ना, दिस इज आवर रियल इशू। और इस डाटा के थ्रू ये दर्शाने की कोशिश की गई है, मर्केंटाइज मतलब गुड्स वाले सेगमेंट को मर्केंटाइज कहा जाता है, मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट। अब डेफिसिट का मतलब क्या हुआ बाबू, कि ये अपनी कंट्री इंडिया, और इंडिया से 100 रुपये गुड्स बाहर गया, हमने एक्सपोर्ट किया, और हमने 200 रुपये का गुड्स बाहर से मंगवाया अपने इंडिया हमारे लोगों को कंज्यूम करने के लिए। सो नेट 200 माइनस 200 और प्लस 100 जो अपने बाहर गया, तो नेट हमने -100 रुपये का हमारे पास मंगवाया हमने। ये हमारा घाटा हुआ, क्योंकि हमारे अर्थव्यवस्था से उतने मूल्य के उतना पैसा बाहर गया, क्योंकि हमें इस वस्तु खरीदने के लिए अपने अर्थव्यवस्था से पैसा बाहर भेजना पड़ा होगा। कमाए तो अपन 100 रुपये ही, खर्चा करना पड़ा 200 रुपया, तो ये घाटा कहलाता है। सो दिस इज ये चार्ट इससे दिखा रहा है कि हमारा जो मर्केंटाइज घाटा मतलब गुड्स पे जो हमारा घाटा, वो घाटा देखो 2014-15 से लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ज़माने में ये लगभग यहाँ पे था 5 लाख करोड़ के नीचे, ये ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ से ऊपर पहुँच चुका है। अच्छी बात इसमें ये है, ये स्टीडी ग्रोथ नहीं है। मतलब स्टीडी ग्रोथ का मतलब ये होता है कि लगातार बढ़ते रहे। सो ये देखिए ट्रेंड यहाँ तक आया, यू कैन ईजिली सी कि ये यहाँ तक आया, फिर उसके बाद कम भी हुआ है, फिर कम होने के बाद पेंडेमिक के बाद वाले ईयर में बढ़ा एंड सडनली इट रीच्ड हियर। पेंडेमिक वाले ईयर में देखो कमा था, देन अगेन रीच्ड हियर। सो स्टीडी ग्रोथ नहीं है, बीच में कमा भी है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है 2014-15 के तुलना में हमारा जो मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ा या फिर वो कई गुना बढ़ा है। सो योर आंसर विल बी राइट, कई गुना देखो बढ़ा है, ये 20 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। सो मर्केंटाइज ट्रेड डेफिसिट इज नॉट ए गुड साइन। ये जितना ज़्यादा हमारे कंट्री से पैसा बाहर जाता जाएगा उतना हमारे लिए अच्छा नहीं है। सर्विस सेक्टर में हमारे पास पैसा आता है, सरप्लस पैसा आता है सर्विस सेक्टर से, और सर्विस सेक्टर से दोनों को जोड़ के यहाँ पे जो -100 रुपया हुआ अपना घाटा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, -100 रुपया घाटा हुआ और अपन ने 50 रुपये की सर्विस भी दी। सो 50 रुपीज़ के सर्विस देने के बाद 50 रुपये की सर्विस, टोटल जो अपना ट्रेड डेफिसिट हुआ -100 ये वाला, और जो अपन 50 रुपये का सर्विस किसी दूसरे कंट्री को दिए तो वो भी तो अपने को पैसा भेजा वहाँ से ना, तो ये 50, तो अपना कुल ट्रेड डेफिसिट 50 रुपया हुआ। क्योंकि ट्रेड में दोनों चीज़ें आती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो अपन जो ये डेटा भी देखे, ये डेटा सिर्फ देखे गुड्स वाला, ये डेटा इज ओनली गुड्स, ये लेकिन अपन सर्विस से तो पैसा कमा रहे हैं। सो दोनों मिलाकर ट्रेड डेफिसिट होता है। सो ट्रेड डेफिसिट तो दोनों को मिलाकर होता है, सर्विसेज प्लस गुड्स का। सो यहाँ पे देखो ओवरऑल जो हमारा टोटल एक्सपोर्ट है, ये ब्लू वाला डार्क ब्लू लाइन है, टोटल एक्सपोर्ट है हमारा, टोटल इम्पोर्ट है हमारा ये, एंड जो छोटी लाइन है एक्सपोर्ट है। अरे इन दोनों का जो गैप है दैट इज कॉल्ड योर ट्रेड डेफिसिट। मतलब ट्रेड डेफिसिट का मतलब टोटल इंपोर्ट माइनस टोटल एक्सपोर्ट, दैट इज सर योर ट्रेड डेफिसिट। एंड ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा होगा सो इसके कई तरह के गंभीर परिणाम पड़ते हैं आपके भारतीय अर्थव्यवस्था पे। और भारत में लगातार ट्रेड डेफिसिट देखो, इफ यू विल चेक द डेटा यू विल सी कि लगातार 2014-15 से ही हमारा ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है। हमेशा इंपोर्ट ज़्यादा है,
इंपोर्ट ज़्यादा है। और ये जो गैप है, गैप बढ़ रहा है इधर रिसेंट टाइम में, दिस गैप हैज़ इंक्रीज। लुक एट दिस, एक्सपोर्ट यहीं पे है और इंपोर्ट यहाँ पे है। अगेन ये गैप यहाँ पे बढ़ा है। सो ट्रेड डेफिसिट बढ़ा तो है। अब ये बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट किस बात को दर्शाता है कि हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम जो वस्तुएं इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से वो महंगे होते जा रहे हैं। सो उनका जो वैल्यू, वो वैल्यू बढ़ रहा है। सो इसके कई बुरे परिणाम हो सकते हैं जो मैं भी आगे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जो हमारा सर्विस सेक्टर है, जैसा मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करते वक्त बताया था कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है इन कंपैरिजन टू हमारा गुड्स वाला सेक्टर। सो सर्विस सेक्टर में वी आर परफॉर्मिंग वेल। सर्विस सेक्टर जो हमारा टोटल है वो हम अभी 25 लाख करोड़ हमने पहुंचा, उससे ज़्यादा पहुंचा, एंड दिस इज अ गुड साइन, ठीक है। और जो हमारे इंडिया से टॉप 5 कमोडिटी जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो 5 इंपॉर्टेंट वस्तुएं गुड्स जिनको एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे पहला है हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सो देखो होता क्या है कि हम ना सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और हमारे यहाँ रिफाइनिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। तो रिफाइनिंग कैपेसिटी में क्या होता है कि पेट्रोलियम गुड्स को, क्रूड ऑयल को जो अपन रिफाइन करते हैं तो पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, एयर टर्बाइन फ्यूल निकलता है। उसके अलावा बहुत सारे और प्रोडक्ट्स निकलते हैं जैसे लुब्रिकेंट, ग्रीस। सो ये चीज़ें कहलाती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिनका हम एक्सपोर्ट करते हैं। चूँकि हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, चूँकि हमारे पास पेट्रोलियम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, सो ये हमें अच्छा हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। सेकेंड, आप लोगों को सबको पता हो कि हम इंडिया इज़ द जेनरिक मेडिसिन का बहुत बड़ा हब है, ठीक है। और जितने भी आपकी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं उनको हम ये प्रमोट कराते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड, हमारा जो जेम स्टोन इंडस्ट्री है, पर्ल्स, मोती, प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन, नीलम, पुखराज, सफायर, ठीक है, सफायर मतलब नीलम। सो ऑल दिस आर सफायर, रूबी, ये हमारा तीसरा है। मेनली ये हमारे गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन में जाया करता है। फिर टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एंड गोल्ड और अदर प्रीशियस मेटल ज्वेलरी। देखो जेम एंड स्टोन ऊपर में है, पत्थर, और गोल्ड ज्वेलरी वाला 5वें पे है। और सबसे ज़्यादा अपन इंपोर्ट क्या करते हैं? सो फर्स्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये मैंने जस्ट ही बताया कि क्रूड ऑयल, चूँकि हमारा प्रोडक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, सब क्रूड ऑयल का हम इंपोर्ट भी ज़्यादा करते हैं। गोल्ड, अपने सोने को प्यार है, नो सोना स्लीपिंग नहीं, मतलब गोल्ड। सो गोल्ड को अपन इंपोर्ट कर। थर्ड, कोल इंपोर्ट अपने यहाँ करने की जरूरत इसलिए पड़ती है 2 कारण से। एक तो अपने पास हाई क्वालिटी के कोल नहीं, कोक का यूज़ होता है सर स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था ग्रीन स्टील के बारे में। तो ग्रीन स्टील में अपन कोक को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज ना करके अपन हाइड्रोजन को यूज करेंगे, दैट विल बी ग्रीन हाइड्रोजन। सो अभी मेनली जितने भी आपके स्टील इंडस्ट्री में कोक का यूज होता है, और इंडिया में कोक सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। उसके अलावा जितने भी अपने थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो अपने यहाँ के कोल माइनिंग है या फिर कैप्टिव माइनिंग, वो उनको पूरा सप्लाई नहीं दे पाती, तो इसलिए हमें कोल इंपोर्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। अगेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अगेन दिस इज सम कॉन्ट्राडिक्शन, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और इंपोर्ट भी कर रहे हैं। चौथे पॉइंट पे देखिए यहाँ पे। एंड फिफ्थ इज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। सो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट समझ में आता है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी हमने हार्डवेयर सेक्टर डेवलप नहीं किया। सो आज भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को अपने असेंबल करने के लिए हमें चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, चाइना से, साउथ कोरिया से, जितने भी ये जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है। इसको लेके गवर्नमेंट बहुत प्रयास भी कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी लेके भी आई है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट्स इस इम्पैक्ट विल बी, ठीक है। सो ये हमारा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग थी जो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द अगेन, हम जब हमारा ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। सो एक्सपोर्ट ग्रोथ 2013-14 में हमारा जो $314 बिलियन का हम गुड्स एक्सपोर्ट करते थे। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, इट्स गुड्स, मर्केंटाइज बिलियन में है।
और ये 2022-23 में महज 451 पहुंचा। सो 314 बिलियन से 451, सो ये ऑलमोस्ट 10 ईयर में हम महज इसमें हम 130 बिलियन जोड़ पाए। सो ये डबल तो कहीं से नहीं हो रहा, और हमने सिर्फ 1/3 का इजाफा किया ऑन एन एवरेज 4% के एनुअल ग्रोथ रेट पे। सो दिस इज नॉट ए गुड साइन। और जब मोदी जी आए थे, मोदी गवर्नमेंट सेट की हम ग्लोबल ट्रेड में अपना शेयर, जो अपना ग्लोबल ट्रेड में जो हमारी भागीदारी, हमारी हिस्सेदारी, इसको हम दुगना करेंगे। बट दुगना ना होके सिर्फ महज 0.1% बढ़ा, 1.7% से 1.8% इन गुड्स। ठीक है, और जो ट्रेंड है ग्लोबल डिमांड ट्रेंड, दैट डिमांड इज ऑल्सो नॉट वेरी सपोर्टिव। मतलब डिमांड होगा हमारी चीज़ों का, और तो दैट विल क्रिएट मोर एक्सपोर्ट। बट ऐसा नहीं हो, दो कारण से। एक तो कई बार हमारे गुड्स ना वैश्विक बाजार में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते, क्योंकि वैश्विक बाजार में चीज़ें जहाँ सस्ती मिलेंगी वहीं से लोग खरीदेंगे। अब ऐसे में अगर हमारे गुड्स सस्ते नहीं हैं, सो ऐसा सिचुएशन में they are not able to fulfill expectation of their consumer। कई बार क्वालिटी को लेकर भी इशू हो जाता है। एंड थर्ड पॉइंट ये कि ओवरऑल वैश्विक स्तर पे भी कई ज़्यादा आर्थिक अस्थिरता, इकोनॉमिक मंदी, आर्थिक मंदी, इन सब चीज़ों की डिमांड मंदा पड़ जाता है। सो ये ऑल्सो इम्पैक्ट किया हमारे। फर्दर मूविंग, सो ये जो अभी जस्ट हमने देखा, ये ट्रेड डेफिसिट, राइजिंग कॉस्ट का हमारे इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। सो देखो, ट्रेड डेफिसिट मैंने जो जस्ट ही बताया था कि ट्रेड डेफिसिट इज व्हाट कि अपन ने जितने के टोटल इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, एक सिचुएशन को अज्यूम कर लेते हैं जहां पे हमारा एक्सपोर्ट कांस्टेंट बना हुआ है। सपोज एक्स वैल्यू पे हम कुछ एक्स अमाउंट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट का वैल्यू बढ़ रहा है। सो अगर इंपोर्ट का वैल्यू बढ़ेगा और ये कांस्टेंट है, तो आपका ट्रेड डेफिसिट सर बढ़ेगा। और सर ये इंपोर्ट दो कारण से बढ़ सकता है। या तो सर जो अपन चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उनके क्वांटिटी में इजाफा हो जाए तो ओवरऑल वैल्यू इजाफा हो जाएगा। या तो सर फिर ये क्वांटिटी सेम रहे गुड्स एंड सर्विसेज की, और उनके प्राइस में इजाफा हो जाए। ये दो कारण से सर आपका इंपोर्ट का वैल्यू बढ़ेगा। और मान लो एक्सपोर्ट उस तुलना में ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, इंपोर्ट जिस तुलना में बढ़ रहा, तो आपका ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा तेजी से भागेगा। या फिर एक्सपोर्ट में किसी कारण से मंदी आ जाए, तो ये एक साइड से बढ़े और ये एक साइड से घटने लगे, सो ये और तेजी से ऊपर भागेगा ट्रेड डेफिसिट विथ व्यापारीय घाटा, ट्रेड डेफिसिट। सो दिस इज नॉट ए गुड साइन। ट्रेड डेफिसिट गुड साइन क्यों नहीं है? जब भी आपके अर्थव्यवस्था में ट्रेड डेफिसिट होता है, सो इस ट्रेड डेफिसिट को आपको बैलेंस करना होता है। मतलब एक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट करके कॉन्सेप्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह से हमारा लेखा जोखा है, हमारी खाता बही है। इंडिया विश्व के इंडिया विश्व के जितने बाकी अन्य कंट्रीज के साथ में इनका ट्रांजैक्शन क्या है, इसका लेखा जोखा है। और इसके अंदर ना मेनली दो अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा कभी एक और अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट होता है, बट ये दो अकाउंट हमारे काम की है। करेंट अकाउंट के अंदर ये आपका ये वाला आता है ट्रेड डेफिसिट, और एक होता है कैपिटल अकाउंट जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट वाले पैसा आते हैं। कौन से पैसा सर? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो लोग कुछ कंपनीज हमारे यहाँ शेयर मार्केट में पैसा लगाती हैं, इसको बोलते हैं
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो चूंकि हमें अपने इन पैसों से ये हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह को अट्रैक्ट करके हमारे पास जो सरप्लस पैसा आता है, उस सरप्लस पैसे से हम इसको, जो हमारे यहाँ पे घाटा लग रहा है, इसको मैनेज करते हैं। तो और उसके बाद जो बचता है वो हमारे रिजर्व में जाके जमा हो जाता है, आरबीआई के रिजर्व में। सो बेसिकली ये हमारा कैपिटल अकाउंट हमें बचाता है हमारे वित्तीय घाटा से। अगर हमारे पास कैपिटल अकाउंट में पैसा ना रहे, सो इंडिया में क्या हो जाएगा सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। हम पैसा फिर देंगे कैसे अगर हमारे पास उतना डॉलर आ नहीं रहा है जितना डॉलर हमें बाहर में भेजने की जरूरत है, हाउ वी विल पे। और यही रीजन था 1991 के बीओपी क्राइसिस का। तो सबसे बड़ा तो ये पहला इशू आपने समझा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंतर्गत कि मान लो ट्रेड डेफिसिट, किसी कंट्री का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ने के कारण तुम्हें ज़्यादा डॉलर की ज़रूरत है उस ट्रेड डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। तो तुम अपना पैसा, रुपया खर्च करके तुम डॉलर खरीदना चाहोगे, चूंकि आपको डॉलर का डिमांड है, तो आपने डॉलर के डिमांड को जनरेट किया। और इस तरह से अगर वैश्विक स्तर पर किसी तरह की घटना हो जाती है, लाइक क्रूड ऑयल का अचानक से प्राइस बढ़ गया, जिस तरह से पॉलिटिकल सिचुएशन है रशिया यूक्रेन को लेके, चाहे इजराइल वाले अटैक को लेके, उन सिचुएशन के उन ऐसी घटना होने के बाद में सडनली डॉलर का और रुपये का जो एक्सचेंज रेट है उस पर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट आपका बढ़ा हुआ है। और उस पर इम्पैक्ट क्या आया कि अचानक से $1 बराबर 80 रुपया था, रुपये आपकी नीचे गिर गई, मतलब $1 इक्वल टू 83 रुपया हो गया। अब आपको सेम वस्तु खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा बाहर से जो आप मंगा रहे थे। तो इस तरह से आपका जो खरीद रहे हो, बाहर से आइटम इंपोर्ट करा रहे हो, ट्रेड डेफिसिट के कारण आपके पास सरप्लस पैसा है नहीं, आपको ज़्यादा डॉलर चाहिए, आप मतलब रुपया लेके जा रहे हो, आपको डॉलर चाहिए। इस तरह से आपकी जो वस्तु, बिकॉज ये जो रुपया गिर गया, तो आपको जो बाहर में एक वस्तु का दाम $1 रुपया, उसको पहले आप 80 रुपये में खरीद रहे थे, अब आप उसी चीज़ को खरीदने के लिए 83 रुपये खर्च करेंगे, 3 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। वो जो 3 रुपये सर आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, ये बिना किसी चीज़ का, सिर्फ और सिर्फ जो करेंसी का एक्सचेंज रेट था उसमें फ्लक्चुएशन के कारण ये वस्तु 3 रुपये महंगी हो गई। सर इसको बोलते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। मतलब इसका हमारे घरेलू अर्थव्यवस्था, हमारे जो इंडिया की इकोनॉमी है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें उसका प्राइस एज इट इज़, लेकिन जब हम इम्पोर्ट करके लेके आ रहे हैं तो वो 3 रुपये उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। सो इसको बोलते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। और वित्तीय व्यापारी घाटा नहीं, ट्रेड डेफिसिट वाले सिचुएशन में यह इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन काफ़ी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करता है पूरे अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, सो कई बार गवर्नमेंट कई बार प्रयास करती है कि जो हमारे पास नॉन इसेंशियल चीज़ है, लाइक गोल्ड को लोग क्यों इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना बहुत सही है, क्योंकि गोल्ड में पैसा बहुत सेफ है और गोल्ड अच्छा हमें रिटर्न भी देता है, रिटर्न इज़ वेरी वेरी गुड ऑन गोल्ड। सो गवर्नमेंट इस चीज़ को रोकने के लिए कई स्कीम लेके, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, कि भाई बाहर से क्यों गोल्ड मंगा खरीद रहे हो तुम, गवर्नमेंट में हम पेपर गोल्ड इशू कर रहे हैं, तुम उसी में पैसा लगाओ, जो मार्केट में गोल्ड का दाम है उस हिसाब से तुम्हारा यहाँ ही प्राइस बढ़ेगा, प्लस हम तुमको एक्स्ट्रा 2.5% देंगे। सो गवर्नमेंट इस चीज़ को रोकने के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी लेके आई। इसका मुख्य उद्देश्य यही था, गोल्ड के इंपोर्ट को रोकना। जस्ट अभी हमने देखा कि गोल्ड हमारे नंबर 2 पे है। सो जितना हम इंपोर्ट को कम करते जाएंगे उतना हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होते जाएगा। तो वही स्ट्रैटेजी में बात की गई है कि कैसे अपने स्ट्रैटेजी, ट्रेड डेफिसिट वाली स्ट्रैटेजी को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो हमारा इंपोर्ट है, इंपोर्ट में जितना हम पहले कम से कम लेके आएँ और एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करें। सो एक्सपोर्ट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ से। इंपोर्ट तो कम करने के लिए हम जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं,
जिसकी ज़रूरत नहीं उसको तो हम कम करने का प्रयास कर ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, बिना एक्सपोर्ट को प्रमोट किए हुए वी कैन नॉट बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। अभी 2047 तक बात की जा रही है भारत को विकसित देश बनाने के लिए, और इस पर मैं एक आर्टिकल भी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था भारत और चाइना को कंपेयर करते हुए। भारत और चाइना ने दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट किया था, ठीक है। दोनों के, चाइना के जो जीडीपी थी वो भारत के जीडीपी से महज 23% अधिक थी, और उसकी जो पर कैपिटा जीडीपी थी वो भारत से कम थी। और आज चाइना 5.5 टाइम्स बिगर देन इंडिया, जो चाइना का जीडीपी है। सो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज चाइना बिकम एक्सपोर्ट हब। चाइना ने अपने आप को एक्सपोर्ट हब बना दिया, और आज चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। सो बिकॉज ऑफ दैट चाइना के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर करके इट बिकम डेवलप कंट्री। बट हम ऑलमोस्ट डेवलप के स्टेज पे पहुंच चुका है अभी राइट नाउ। इट्स हायर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री, ऑलमोस्ट $700-800 बचा हुआ पर कैपिटा इनकम। वंस इट विल क्रॉस, सो चाइना विल बिकम ए डेवलप कंट्री। अभी हम बहुत दूर है उस चीज़ से। सो उसके लिए भी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की जरूरत है। एक को ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, दूसरा ओवरऑल हमारे अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए। सो अब इस चीज़ को समझेंगे कि उसके लिए क्या क्या जरूरत है, ठीक है। लेकिन जो मैंने बात कही थी सर्विस सेक्टर के बारे में, सर्विस सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो हमेशा से सर्विस सेक्टर हमारा ठीक ठाक परफॉर्म करता है। जैसे अभी मैंने बात किया था कि ऑन एन एवरेज जो मेरा गुड्स वाला सेगमेंट था 2013-14 से लेके अभी तक, ऑन एन एवरेज 4% के हिसाब से प्रति साल इसने ग्रोथ किया है। लेकिन वहीं पर अगर सर्विस सेक्टर बात करोगे तो इसका जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा अच्छा है, अराउंड 5-6% पर ईयर के हिसाब से। और जो अपने लीडिंग सेक्टर्स हैं, आईटी सेक्टर्स, टेलीकॉम, आईटी, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब हमारे लीडिंग सेक्टर्स हैं जो हमारे सर्विस सेक्टर का मेन कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड, वेरी सिग्निफिकेंट साइन। लेकिन इंडिया के साथ चैलेंजेस क्या क्या अपने एक्सपोर्ट को प्रमोशन को, जैसे मैंने जस्ट बताया कि इंडिया को एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए इट नीड्स वेरियस स्ट्रैटेजी। और एक्सपोर्ट प्रमोशन क्यों जरूरी है, मैंने इस पर बात की। बट इंडिया के पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अभी जो इमीडिएट चैलेंज पर उससे बात करता हूँ कि इंडिया के पास डब्ल्यूटीओ को नॉर्म के लेकर इशू हो जाता है। कई बार क्या होता है कि इंडिया कोई स्कीम देती है अपने यहाँ से एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, और उस स्कीम को डब्ल्यूटीओ में चैलेंज कर दिया जाता है कि नहीं, ये स्कीम आपकी डब्ल्यूटीओ के रूल के हिसाब से सही है। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये डब्ल्यूटीओ के रूल के हिसाब से कंप्लाइंट नहीं है। उस सिचुएशन में फिर इंडिया को वो सेटबैक लगता है, फिर इंडिया हैज़ टू रीइम्प्लीमेंट। एक एग्जाम्पल ये हुआ था कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 में एक स्कीम लाई गई थी। इसका स्कीम का नाम है MEIS, मतलब मर्केंटाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव, आई थिंक इट वॉज इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या होता था इस स्कीम के तहत में कि मान लो एक एक्सपोर्टर है और ये भारत से कोई गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। सो इसको इसके गुड्स के वैल्यू के हिसाब से इसको कुछ ड्यूटी, मतलब कुछ टैक्स इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता था। अब ये अपने उस गुड्स को, इसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए सपोज ये बाहर से कुछ चीज़ इंपोर्ट कर रहा है एज ए रॉ मटेरियल इस गुड्स को प्रमोट करने के लिए, तो चूंकि उसको उस पर कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा इंपोर्ट के लिए, तो वो कस्टम ड्यूटी पे करते वक्त ये बोलेगा कि सर ये जो मेरा क्रेडिट है ना, उस क्रेडिट को उसमें आप मैनेज कर दीजिए। मतलब यहाँ मैंने 10 क्रेडिट कमाए हैं और मुझे अपने कस्टम ड्यूटी के लिए यहाँ पे 5 क्रेडिट देना है, 10 - 5, तो मैं सर इसमें से 5 कर लूँ, मेरे 5 क्रेडिट बचे। इसको बोलते थे स्क्रिप। ये जो क्रेडिट है इनको बोलते थे अपन स्क्रिप। अब यूएसए ने इस स्कीम को चैलेंज कर दिया डब्ल्यूटीओ में कि नो, ये दिस स्कीम इज नॉट फेवरेबल। सो इस स्कीम को लेके डब्ल्यूटीओ में चैलेंज यूएसए, एंड डब्ल्यूटीओ रूल इन फेवर ऑफ यूएसए। इंडिया को बोला हाँ आपका रूल कंप्लायंट नहीं है। सो आफ्टर दैट इंडिया नई स्कीम लेके आई
रिमिशन ऑफ ड्यूटी फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन RODTP 2021 में इस स्कीम के तहत ये प्रावधान लाया गया कि हम आपको इस तरह को इनपुट क्राइटेरिया हमको ओवरऑल टैक्स इंसेंटिव देंगे, मतलब जो ओवर आपको इन जनरल टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। और इंडिया का कहना है कि ये हमारा WTO नॉन कंप्लायंट है और अभी तक इस पर तो नहीं कोई विवाद बहुत बड़ा नहीं खड़ा हुआ, लेकिन यूएस को RODTP पे भी इशू है, ठीक है। बट इंडिया इस चीज़ को अभी MIS को हटा के ये वाली स्कीम लेके आ गई है। तो पहला चीज़ तो ये होता है हमारे साथ कि ट्रेड बेनिफिट्स को ऐसा नहीं हो कि हम एक्सपोर्ट प्रमोशन का करने के चक्कर में WTO रूल के साथ कंप्लायंस नहीं तोड़ें। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे ही पे उसका सेटबैक आता है। अगला अब हमारा आता है चाइना फैक्टर। चाइना फैक्टर और दो अलग अलग इशू हैं, एक तो चाइना फैक्टर है और एक FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो अपन ने बहुत सारे कंट्री के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है, पहले ये वाले से समझते हैं। सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि हम ना एक पर्टिकुलर ग्रुप, दो कंट्री के बीच में भी या फिर एक ट्रेडिंग ब्लॉक और इंडिया के बीच में भी हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, या फिर हमने पूरा ग्रुप बना लेते हैं और सब एक ग्रुप बना के बोलते हैं कि भैया हम आपस में एक दूसरे को हम ट्रेड में कंसेशन देंगे। इसको अपन बोलते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक। सो जब मोदी सरकार की पहला टर्म में 2014 से 2019 वाले में मोदी सरकार बहुत ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अगेंस्ट में थी। इसके पीछे रीज़न ये था कि बहुत सारे रिपोर्ट्स और वास्तविकता भी ये है कि हमने UPA गवर्नमेंट के टाइम पे हमने बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए थे FTA। उन्हीं में से एक FTA हमारा ASEAN के साथ था। ASEAN आप समझ रहे हैं ना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, जो 10 कंट्री ग्रुप है। कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई। सो ये अपने एशियान कंट्रीज हैं। जो अपन एशियान कंट्री के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, पता चला कि भैया हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था इनके साथ, एशियान कंट्री के साथ में जो हमारा व्यापार का घाटा था वो घाटा बढ़ गया। सो मतलब ये हमारे लिए सही नहीं है। सो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इसके बारे में कई सारे रिपोर्ट्स दिए कि नहीं, हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दैट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे फेवर में काम नहीं करता है। सो इंडिया ने RCEP से बैकआउट कर गया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से। सो इंडिया बोला कि ये भी एक तरह का, जो ट्रेडिंग ब्लॉक के मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, एक तरह का ट्रेडिंग ब्लॉक था जहाँ पे आपको कंसेशनल, हर कंट्री एक दूसरे कंट्री को कंसेशन दिया करती थी ट्रेड को लेकर। इंडिया बोली कि नहीं, हम इस ट्रेड से बैकआउट कर रहे हैं। बेसिकली फार्मर्स लोगों ने भी इनके ऊपर वो दबाव बनाया था गवर्नमेंट के ऊपर में। प्लस अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट हो ना, फार्मर प्रोटेस्ट में आप देखोगे कि कई फार्मर्स में एक प्रोटेस्ट में डिमांड यही हुई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके, कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहीं ना कहीं फार्मिंग सेक्टर को इम्पैक्ट डालता है। इनफैक्ट जो हमारे मिल्क के प्रोडक्ट हैं, मिल्क मतलब हाईली प्रोसेस्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क जिनको बोलते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से स्किम्ड मिल्क वगैरह हमारे इंडिया में आते हैं। ठीक, ऑल द ओवर सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो नहीं है, बट RCEP में सब होने की संभावना थी। इस कारण से चांसेस बन रहे थे कि हमारे यहाँ के मिल्क इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आएगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके मोदी गवर्नमेंट पहले टर्म में बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं थी, हमेशा इससे बचना चाह रही थी। दूसरे टर्म में लगा कि नहीं, हमारे यहाँ का जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री को हमें कॉम्पिटिटिव बनाना है, और धीरे धीरे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से करना शुरू किया। और अभी रिसेंट हमने कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए भी, जो हम भी आगे देखेंगे। ये हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला इशू। दूसरा, चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब जितना चीज़ हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जो हमारा एक्सपोर्ट चाइना में बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब जो हमारा चाइना से जो इंपोर्ट होके आता है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, जो हमारा एक्सपोर्ट होता है दिस इज लाइक दिस। सो ओवरऑल हमारा चाइना के साथ में ट्रेड डेफिसिट इज वेरी हाई। ये कई कारणों से अच्छा नहीं है। एक तो ट्रेड डेफिसिट वैसे ही अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरी बात कि चाइना के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे तो नहीं है। सो चाइना पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंस क्रिएट करना ये स्ट्रैटेजिक रूप से भी सही नहीं है। जब कोविड-19 के टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ी अपने यहाँ से मेडिसिन को बनाने की, अपने क्षमता को देखने के इंट्रोस्पेक्ट करने के, हमें पता चला कि जो
मेडिसिन बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए जो सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और 80% एपीआईज हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया लगातार पिछले 5-7 साल से सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहा है, और सोलर एनर्जी को बनाने का जो फोटोवोल्टाइक सेल मॉड्यूल्स अपन यूज़ करते हैं दैट अगेन इज बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। सो चाइना पे हमारी बहुत ज़्यादा हाई डिपेंडेंसी है। सो ये सिर्फ आर्थिक रूप से भी नहीं, आर्थिक रूप से तो हानिकारक है ही, ये सामरिक रूप से भी, स्ट्रैटेजिक रूप से भी इसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो चाइना वाले फैक्टर को भी हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। फर्दर मूविंग, सो अभी हमने 2023 में अगेन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 लेके आए, और 2023 वाले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमने बोला कि 2030 तक जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज है वो हम $1 ट्रिलियन पहुंचाएंगे। अच्छी बात है, ठीक है। फिर ट्रांजिशन टू ओपन एंडेड, मतलब ये जो अपनी पॉलिसी है ओपन एंडेड, इसमें कोई हमने टाइम लेवल नहीं लगा रखा। मतलब जो पुरानी वाली पॉलिसी थी वो 2015 से 2020 तक थी, इस वाले में हमारा आगे एंड नहीं है, ठीक है। अब फोकस है ऑन इंडिया ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऑन ए ग्लोबल स्केल। सो ये एक अच्छी बात है कि देखो हमारे गुड्स एक्सपोर्ट तभी बढ़ेगा जब हमारे गुड्स वैश्विक स्तर पे कॉम्पिटिटिव होंगे। कॉम्पिटिटिव दो स्तर पे होगी, प्राइस वाइज, सेकंड क्वालिटी वाइज। दिस 2 रीजंस आर इंपॉर्टेंट। सो ये इस पे फोकस करने के लिए अपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में बात की गई है, ठीक है। फर्दर ये मैंने जैसे बताया कि पहले वाले टर्म में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म था मोदी गवर्नमेंट में, लेकिन धीरे धीरे रिसेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि इस वाले टर्म में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो नंबर ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हम एग्रीमेंट अभी साइन कर रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। हमने मॉरिशस के साथ साइन किया, यूएई के साथ साइन किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया, ठीक है। अपकमिंग एफटीएस जो भी अपना है, हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए बात कर रहे हैं। बहुत दिन से निगोसिएशन चल रहा है। रिसेंटली अपन ने 4 कंट्री जो हैं यूरोपियन की, उनके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। सो इंडिया रियलाइज द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन एक्सपैंडिंग इंडिया से मार्केट, ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि अपन ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया तो उल्टा हमारे इंपोर्ट बढ़ गया। अपन भी तो इसका उल्टा प्रयोग कर सकते हैं, अपना एक्सपोर्ट भी तो बढ़ा सकते हैं, बशर्ते हमें अपने गुड्स को कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को। या फिर जहाँ पे गुड्स को बना सकते हैं बनाएं, लेकिन सर्विस में हमारा ऑलरेडी एडवांटेज है, उस एडवांटेज का हम प्रयोग करें और अपने सर्विस सेक्टर को एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ावा दें थ्रू एफटीएस। एफटीए में अपने लिए हम स्पेशल कंसेशन लें कि नहीं देखो हमारे गुड्स में तो हम पता है कि गुड्स में आपके यहाँ से ज़्यादा आएगा, लेकिन सर्विसेज में हम एक्स्ट्रा कंसेशन दो जिससे हम दोनों बैलेंस्ड रहे। सो दिस वी कैन डू, ठीक है। इसके अलावा मोदी जी के ने रिसेंटली प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम भी लेके आया था, इससे काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला है आपके एक्सपोर्ट को। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमारा जो एक्सपोर्ट है ऑलमोस्ट $772 बिलियन पहुंचा, जो कि उसके पिछले 1 साल तक सिर्फ 600 भी नहीं पहुंच पाया था। सो ये बूस्ट मिला, इसमें कहीं ना कहीं इस स्कीम का बड़ा अच्छा योगदान है। ये तो मैंने स्कीम आप लोग को समझा दिया कि इसमें ये स्कीम MEIS को रिप्लेस करके RODTEP को लाया गया है, ठीक है। सो ओवरऑल फाइनली हमें अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को अगर ओवरऑल देखा जाए, सो पॉलिसी हर्डल्स जैसे अपना MEIS RODTEP वाला इशू आया था, देन FTA इम्पैक्ट जो मैंने बताया कि पहले वाले टर्म में बहुत ज़्यादा FTA के इम्पैक्ट के कारण हमारे यहाँ का जो ट्रेड डेफिसिट पड़ा, इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम हुआ, इसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर स्टार्टिंग में डिस्कस किया। फिर एक्सपोर्ट पोटेंशियल, हमारे पास एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी है बट अभी इस पोटेंशियल को फुल्ली एक्सप्लोर कर नहीं पाए हैं, ठीक है। ये एक अलग इश्यू है, टैकलिंग द ट्रेड इम्बैलेंस विद चाइना, जो मैंने जस्ट बताया। सो इसमें हमें क्या है कि हमें इंडिया हाई वैल्यू इंपोर्ट्स के कारण इंडिया चाइना के साथ में इम्बैलेंस है, ट्रेड डेफिसिट वेरी वेरी हाई। सो हमें इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए हमें डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स,
सो चाइना से हम जिन जिन चीज़ों को अपन एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, हमें उस प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। तो ये स्ट्रैटेजी वी कैन अडॉप्ट। ठीक है, थर्ड, बैलेंसिंग द ट्रेड विद चाइना रिक्वायर्स केयरफुल पॉलिसी इन कंसिडरेशन नेगोशिएशन। चाइना का साथ भी अपने को नेगोशिएट करने की ज़रूरत है कि भैया तुम एंटी कॉम्पिटिटिव मेजर्स कोई मत लो, डंपिंग मत करो। इनफैक्ट चाइना के यहाँ हमारा डंपिंग बहुत होती है, सो अपन एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं चाइना के ऊपर में। चाइनीज गवर्नमेंट सब इन्वेस्टमेंट के बारे में वी कैन टॉक। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन टॉक अबाउट। फाइनली कंक्लूजन ये है कि देखो 2023 में $1 ट्रिलियन पहुंचाने का हमने टारगेट लिया हुआ है। दिस टारगेट कैन वी ओनली बी अचीव 2-3 एरिया जहाँ काम करने की जरूरत है। फर्स्ट वी नीड टू टॉक अबाउट, हमें अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हमारे प्रोडक्ट अभी भी, हमारे जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होके जाते हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू प्रोडक्ट नहीं है। हाई वैल्यू प्रोडक्ट मतलब जिसमें प्रोसेसिंग बहुत हाई हुई हो। सो हमारा अभी मिडिल सेगमेंट या लो सेगमेंट का प्रोडक्ट है, बट अभी भी हम जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग अपना कम है। डिफेंस में भी इधर उधर बढ़ रहा है लेकिन डिफेंस में कम है। सो इन चीज़ों पर हमें इस लेवल के प्रोडक्ट को लाने की जरूरत है जहाँ पे क्वांटिटी कम भी हो लेकिन पैसा ज़्यादा है। सो हमें प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। सेकेंड, हमें एरिया भी डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो वर्ल्ड के कुछ कुछ पॉकेट्स में सीमित है। हमारा मेजॉरिटी गुड्स वहीं जाते हैं। सो हमें नए नए एरियाज को भी एक्सप्लोर करना है। और मोदी जी की जितने भी फॉरेन यात्राएं होती हैं उसके थ्रू, डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू हमें नए नए एक्सपोर्ट के एवेन्यूज़ को भी खोलना है। और ये सारे तभी काम करेंगे जब हमारे प्रोडक्ट का प्राइसिंग अच्छी होगी, मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होगी प्लस क्वालिटी। सो ये दोनों आपके अच्छे होंगे, सो देन यू विल बी एबल टू अचीव वंस आप ये अचीव कर लो। इसके अलावा डोमेस्टिक लेवल पे भी आपके पॉलिसी में निरंतरता रहनी चाहिए। पॉलिसी में तुरंत बदलाव मत करो। और इन सभी के बावजूद भी वैश्विक स्तर पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, वैश्विक स्तर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, सो हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। फाइनली धीरे धीरे हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है एंड दिस वी कैन अचीव। सो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल था, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव हमने डिस्कस किया। लेट्स मूविंग टू द सेकेंड आर्टिकल। और सेकेंड आर्टिकल इज अबाउट स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो दिस आर्टिकल को रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट का जो लगातार प्रेजेंस है वो आपके अंडमान निकोबार आइलैंड में इनका जो प्रेजेंस इज गेटिंग इंक्रीज्ड, कैन सी हियर। और इसी चीज़ को लेके आज आपके इंडियन एक्सप्रेस के जो मेन एडिटोरियल है, मतलब एक्सप्रेस का जो अपना होता है एडिटोरियल, प्लस तरुण प्रकाश जी का एक प्रॉपर लीड आर्टिकल आया इस चीज़ पे कि हाउ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टेंटली अपना जो अंडमान निकोबार में अपने प्रेजेंस को बढ़ा रही है। सो क्या इसके कारण है, इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा उन्होंने दिया है। सो पहले अगर देखते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को, तो 1857 क्रांति के बाद ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे दिस अंडमान निकोबार आइलैंड बिकम वेरी प्रोमिनेंट किसी और चीज़ के स्ट्रैटेजिक कारणों से नहीं, दिस बिकम प्रोमिनेंट बिकॉज काला पानी के लिए जितने भी आपके रिवॉल्यूशनरीज थे दे वेर इम्प्रिजन्ड हेयर। ठीक है, सो उस टाइम पे क्योंकि वहाँ का जो कंडीशन है ट्रॉपिकल कंडीशन और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत अच्छी वहाँ पे ह्यूमिडिटी होने के कारण और सराउंडेड बाय योर सी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह अक्सर आते रहते हैं। सो इट काउजेज हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, इसी कारण से वहाँ पर रहना मुश्किल होता है। सो वहाँ पे बनाया गया इसी चीज़ को लेके काला पानी के लिए, वहाँ पर रिवॉल्यूशनरी लोगों को इम्प्रिजन करने के लिए। ठीक है, इनफैक्ट आपको कोई एक वेब सीरीज़ भी है काला पानी करके, एंड सेकंड अभी वीर सावरकर के ऊपर आने वाली है मूवी, इसमें भी आप देख सकते हैं। सो
ये जो ब्रिटिश इम्पैक्ट था, हम स्टार्टिंग में जो हमारा ब्रिटिश का जो इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद हम उसी लेंस से अंडमान निकोबार आइलैंड को देखते रहे, ठीक है। फिर धीरे 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 हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ऊपर अपना ग्रेजुअल कंसोलिडेशन, मतलब अपना धीरे धीरे पकड़ अपनी मजबूत बनाने की शुरुआत की। 1962 में हमने वहाँ पर अपने 150 लोगों के फोर्स भेजी, धीरे धीरे वहाँ पर अपना कंट्रोल करने का फर्ट को शुरू किया। देन 1976 में वहाँ पर हमने एक फोर्ट्रेस भी क्रिएट किया, जो कि दिखा रहा है कि हमारा धीरे धीरे जो अपना डिफेंसिव पोस्चर है, जो हमारा डिफेंस करने की प्रवृत्ति है अंडमान निकोबार आइलैंड में, वो हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू आया सर आपके 2001 में ड्यूरिंग द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे। फर्स्ट अपना ट्राई सर्विस कमांड वाज क्रिएटेड इन अंडमान निकोबार आइलैंड। अब जैसे ट्राई सर्विस कमांड क्या होता है कि जब नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों एक साथ एक कमांड थिएटर में काम करती हैं, एक साथ यूनिफाइड वे में। जो कमांड स्ट्रक्चर होता है तीनों का यूनिफाइड होता है। सो फर्स्ट टाइम दिस वाज क्रिएटेड इन 2001 इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है सर। सो अंडमान निकोबार आइलैंड इतना अपने लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्यों इम्पॉर्टेंट? इसके पीछे रीजन है इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन, कि जिस लोकेशन पे है ना, दैट लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने एटलस खोलेंगे और एटलस में देखिएगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड का जो सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, दिस इज योर अंडमान निकोबार आइलैंड हियर। ये आपका सुमात्रा आइलैंड है, सुमात्रा वाला पार्ट है, एंड दिस इज योर जावा, ठीक है। एंड सर दिस इज ये दिस इज योर दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। एंड मलाक्का इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट। क्या वर्ड है सर? चोक पॉइंट। चोक पॉइंट क्या होता है? वैसा पॉइंट जिसको ब्लॉक कर दो, सो ट्रेड रूट को आप ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। सो चोक पॉइंट ये यहाँ पे, और इंडिया की लोकेशन यहाँ पे। सो इंडिया के बहुत सारे गुड्स जो आपके हैं वो इस रूट से होके आते हैं, और इंडिया इस रूट से गुड्स को प्रमोट भी करता है। सो ये, और इनफैक्ट मलाक्का स्ट्रेट एज अ बाउंड्री ऑफ इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। सो ये इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन, इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत हाई है। और अंडमान निकोबार आइलैंड ये जो हमारा सबसे नियरेस्ट पॉइंट है यहाँ से। सो इस चीज़ को लेके ये हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड, इस पूरे रीजन में देखो जो हमारा मेन लैंड है उससे ये काफ़ी आगे है। इससे हमारा इंडिया हमेशा अपने आप को इंडियन ओशन में बोलता है कि वी आर नेट प्रोवाइडर, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन। और जिस तरह से चाइना अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है इंडियन ओशन में, इन दैट सिनारियो इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस टू काउंटर चाइना का जो असर्टिव पॉलिसी है उसको काउंटर करने के लिए इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। सो ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन वाली बात हमने समझी कि इट इज़ अंडमान निकोबार आइलैंड आर स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब बहुत नज़दीक म्यांमार, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड, पोजिशनिंग देम एट क्रॉस रोड ऑफ वाइटल वाटरवेज, ठीक है। तो वाइटल वाटरवेज का मतलब क्या हुआ सर? कि ये यहाँ से जो वाटरवेज आपके जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, वाटर जहाँ से आप ट्रेड रूट पास करते हो उसके प्रॉक्सिमिटी में है। ये आपका म्यांमार है, ये सर आपका यहाँ पे थाईलैंड है। सो इन सभी के प्रॉक्सिमिटी होना हमारे साउथ ईस्ट एशियान के साथ में हमारे रिलेशन को भी स्ट्रेंथन करने में इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस। दूसरा मलाक्का वाला पॉइंट मैंने डिस्कस किया ही। सो वी सॉ दिस सेकेंड, एंड ये देखा हमने को मलाक्का स्ट्रेट वाला पॉइंट वी सॉ कि मलाक्का स्ट्रेट के अलाउ इंडिया टू मॉनिटर पोटेंशियली डिसरप्टिंग शिपिंग, जो शिपिंग
लाइन वगैरह को डिस्टर्ब करने की कोशिश होती है, तो इंडिया अगर वहाँ पर अच्छी इंडिया का प्रेजेंस है अंडमान निकोबार आइलैंड में, तो इंडिया कैन काउंटर दैट काइंड ऑफ मूव। उसके अलावा जो उसका लोकेशन अंडमान निकोबार आइलैंड का, वो जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन SLOC, जो आपके नीचे अफ्रीका और यूरोप को जाने वाली जो लाइंस हैं, यहाँ से जो लाइंस श्रीलंका होते हुए इधर जाती है ऐसे मिडिल ईस्ट होते हुए, देन गोइंग टू यूरोप, देन यहाँ से भी होते हुए स्वेज कैनाल होते हुए इट इज़ गोइंग टू यूरोप। सो दिस इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी चाइना का इधर से होके गया है। इसके अलावा भी और भी मेन सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इधर से ही होके गए हैं। सो अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारा प्रेजेंस हमारे इस चीज़ को स्ट्रेंथन करता है कि हम अदर जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उस पर भी हम वॉच अपनी मेंटेन कर सकें। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस। बट सिक्योरिटी कंसर्न इस बात को लेके है सर, सिक्योरिटी कंसर्न इस बात को लेके है वहाँ पे कि सबसे पहले ये आइलैंड बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब जनसंख्या वहाँ बहुत कम है, और जो भी वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है वो काफ़ी मतलब PVTG ग्रुप है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, सो प्लीज़ कमेंट में बताइए वहाँ पे कौन से PVTG ग्रुप पाए जाते हैं जो रिसेंटली भी न्यूज़ में थे। 2019 में ये न्यूज़ में थे बहुत ज़्यादा। सो जस्ट गो एंड चेक। सो एक तो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, सेकेंड इसी चीज़ को स्पार्सली पॉपुलेशन कारण ये इसको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है। सेकेंड वहाँ पे मॉनिटरिंग पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा अपनी हम आर्मी के प्रेजेंस नहीं रख सकते। दूसरा ट्राइबल वाले भी इशू है। सो वहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर या स्टेट एक्टर, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी और अन्य कंट्री के द्वारा भी वहाँ पे अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया जा सकता है। और बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पर डेंस पॉपुलेशन नहीं है। इट ऑल्सो क्रिएटेड अ स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी। ये वर्ड अपने आंसर जरूर लिखिएगा, स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी। हिंदी इसका होगा सामरिक संवेदनशीलता। इनफैक्ट इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अच्छा वर्ड भी खोज सकते हैं, सामरिक संवेदनशीलता। दिस इज योर फाइनली इसका सॉल्यूशन क्या है, हम रिमोट मॉनिटरिंग करने के जो ऑन ग्राउंड हम मॉनिटरिंग भी करें, इसके अलावा हम रिमोट मॉनिटरिंग करने के भी अपने प्रोसीजर वगैरह को स्ट्रेंथन करें। फर्दर मूविंग, इसमें बस ये इस पॉइंट को दर्शाया गया है कि हमारे प्रीवियसली हमने अंडमान निकोबार आइलैंड को हमने इग्नोर किया, हमने उतना उसको स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन अभी के टाइम पे हमारी जो प्रायोरिटी है वो शिफ्ट हो गई है। शिफ्ट क्या हो गई है, हम नेग्लेक्ट करने से इसको हम इंपॉर्टेंस देना शुरू किए हैं। सर नेग्लेक्ट हमने क्यों किया, क्योंकि हमारी जो आज़ादी के बाद मोस्टली हमारी जो इनवर्ड लुकिंग टेंडेंसी थी, हम अपने मेनलैंड पर ज़्यादा फोकस थे, हम कॉन्टिनेंटल बॉर्डर डिस्प्यूट पे ज़्यादा फोकस थे। ठीक है, एंड इसका स्ट्रैटेजिक पोटेंशियल वगैरह समझ नहीं पाए। लेकिन अभी के टाइम में जो हमारी प्राथमिकता में बदलाव है, बदलाव आने के पीछे कारण चाइना है। चाइना का जो ग्रोइंग नेवल पावर है, दैट इज द मेन रीजन। सेकेंड, शिफ्ट टुवर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग एज इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, भारत के मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड की प्राथमिकता, उसके महत्व को भी हमें समझ में आया। ठीक है, और इसके अलावा स्ट्रैटेजिक फोकस में वहाँ पे अपने हम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के चीज़ों पे भी हमने अपनी प्राथमिकता बढ़ाई। तो ये हमारे मेनली जो चाइना का प्रेजेंस के कारण, अब प्लस इंडियन ओशियन में भारत अपने प्रभुत्व को, या प्रभुत्व कहना सही नहीं होगा, भारत अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए भारत ने अंडमान निकोबार आइलैंड की तरफ अपने प्रायोरिटी को चेंज किया। ठीक है, सो हमने बहुत ज़्यादा सर्विलांस अपग्रेड किया, इंक्रीज जो अपने ट्रूप्स का प्रेजेंस है उनको बढ़ाया, प्लेटफॉर्म, एडवांस प्लेटफॉर्म का हमने यूज़ करना शुरू किया। ठीक है, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू बी, क्या हमारा फाइनली लेट्स कंक्लूड कि इस इश्यू कंक्लूड करते सबसे पहला पावर प्रोजेक्शन एंड कोऑपरेशन। हम अंडमान निकोबार आइलैंड के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हुए
वहाँ से हम 2-3 काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अपनी हम जो इंडियन ओशन में अपने अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी और अपने मैरीटाइम पावर को प्रमोट करने के लिए। दूसरा, काउंटरिंग चाइना को जो लगातार इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है इंडियन ओशन में, उस चीज़ को काउंटर करने के लिए। तीसरा, एशियन कंट्रीज के साथ में जो हमारा कोऑपरेशन है, उस कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। और नॉट ओनली एशियन, अगल बगल के जो और भी कंट्रीज हैं थ्रू सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, वहाँ पर अपने स्ट्रेंथ उसको करने के लिए हमें उसकी ज़रूरत है। अगेन स्ट्रैटेजिक अलायंस, जैसे क्वाड में हमने इंडो पैसिफिक रीजन को कवर किया। और इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो उस इंडो पैसिफिक रीजन के सिक्योरिटी के लिए अगेन योर अंडमान निकोबार आइलैंड बिकम योर स्ट्रैटेजिक की पॉइंट, ठीक है। देन अगेन शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न, वो जो मैंने इंडो पैसिफिक बारे में बात किया था वो। तो ये सारे पॉइंट्स अगर कभी भी आ जाए डायरेक्टली क्वेश्चन, तो उम्मीद कम है डायरेक्टली आने का। अगर डायरेक्टली आता तो ठीक है, अगर डायरेक्टली नहीं आता है, क्वेश्चन बड़े पर्सपेक्टिव में आता है, लाइक चाइना के पर्सपेक्टिव, इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में, या फिर इंडो पैसिफिक के पर्सपेक्टिव में, या फिर इंडिया नेबरहुड के बारे में। सो यू कैन ऑलवेज ब्रिंग दिस पॉइंट कि कैसे इंडिया अपना स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी को, अपनी सामरिक प्रायोरिटी को चेंज कर रहा है। सो दिस वाज द सेकंड आर्टिकल। मूविंग फर्दर तो थर्ड आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड आपके एसए के पर्सपेक्टिव से, आपके जीएस के पेपर के पर्सपेक्टिव से दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडिया से प्लुरलिज्म, ए प्रेजेंट डे असेसमेंट। सो एक्चुअली हुआ क्या, कभी रिसेंटली एक सर्वे किया गया था। अभी एक सर्वे किया गया था लोक नीति पर द हिंदू के साथ हिंदू ने मिलके एक सर्वे किया। और इस सर्वे में ये पाया गया मेजॉरिटी, एक सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी, 80% लगभग लोगों ने, 80% लोगों का मानना है कि इंडिया बिलोंग्स इक्वली टू ऑल रिलीजन। मतलब अभी वर्तमान समय में जिस तरह से रिलीजियस पोलराइजेशन किया हो रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उस धार्मिक ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति होने के बावजूद भी यह देखा गया 80% पॉपुलेशन सपोर्टेड कि इंडिया सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर धर्म का न हो, कि सभी धर्मों का है। और खास करके यह 8 में से 10 हिंदू इस बात में अपनी विश्वास रखते हैं कि इंडिया किसी एक पर्टिकुलर किसी रिलीजन का नहीं है। एंड और इससे भी अच्छी बात है, जो हमारी यंगर जनरेशन है, युवा पीढ़ी, उसमें थोड़ा ज़्यादा ओवरऑल 81% इन कंपेरिजन टू ओल्डर डेमोग्राफिक्स दे आर बिट ऑर्थोडॉक्सिकल, बट उतने भी नहीं है, 73%। एंड जो अर्बन पॉपुलेशन है वहाँ पे ज़्यादा रिलीजियस पोलरिज्म को, धार्मिक बहुवाद की प्रवृत्ति को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है इन कंपैरिजन टू ग्रामीण परिवेश। धार्मिक बहुवाद को आपके अर्बन एरिया में ज़्यादा उसको एक्सेप्टेंस है। सो इस सर्वे से एक बात बहुत अच्छे सिद्ध होती है कि जिस तरह से राजनैतिक ध्रुवीकरण के लिए धर्म का प्रयोग किया जाता है, उसका अभी भी हमारे समाज के फैब्रिक पे, समाज के ताने बाने पे बहुत गहरा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। और इसका नहीं पड़ने के कारण भारत शुरू से एक समृद्ध देश रहा है। सांस्कृतिक विविधताओं को लेके, कल्चरल डाइवर्सिटी को लेके भारत बहुत ही समृद्ध देश रहा है। इसकी अपनी बहुत ही जो विरासत है, विरासत हमेशा डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है। इनफैक्ट जो यहाँ का सबसे मेजर डोमिनेटिंग रिलीजन हिंदू रिलीजन है, हिंदू रिलीजन के अंतर्गत भी आप देखेंगे सो इनके यहाँ पे कोई एक सिंगल बिलीफ सिस्टम नहीं है। सो अद्वैतिज्म से लेके मेनी गॉड बिलीफ, एवरीथिंग इज देयर। सो भारत ने हमेशा इस चीज़ को प्रमोट किया है, बहुवाद को, प्लुरलिज्म को। सो प्लुरलिज्म, जो भारत का प्लुरलिज्म है, इट हैज ए लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन ऑफ दिस प्लुरलिज्म। सबसे पहली बात कि भारत वो धरती है जहाँ से हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म
3 बड़े रिलीजन का बर्थ प्लेस है। तो शुरू से हमारे पास ये, शुरू से हम अंतर धर्म, विभिन्न धर्मों के साथ में रहने की हमारी जो प्रवृत्ति है और जो हमने एक सहिष्णुता डेवलप किया हुआ है, ये काफ़ी पुरानी है। टॉलरेंस। उसके बाद हमारे यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग आए, दैट इस्लाम, और जो आए वो भारत का भिन्न अंग बनते गए। एक कहावत है, कहावत नहीं, एक शेर है, कारवां आता गया हिंदुस्तान बनता गया। सो इस्लामिज्म केम और इस्लामिज्म बिकम पार्ट ऑफ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज कल्चर। ठीक है, उसके बाद अलग पारसीज, क्रिश्चियंस सब आते गए और वो एक ओवरऑल जो इंडिया का ओवरऑल फैब्रिक है, उस फैब्रिक का पार्ट बनते गए। धर्म के नाम पे विरोध मिडाइवल पीरियड में कुछ हद तक बढ़ा, लेकिन अभी भी राजनीतिक कारण इसके पीछे प्रमुख रहे, सत्ता के कारण प्रमुख रहे। अंग्रेजों ने अपने हितों की रक्षा के लिए 2 धर्मों के बीच में बांटने का बहुत प्रयास किया, और दैट टाइम, वो उस टाइम से हमारे पास इस चीज़ की प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। एंड धीरे धीरे पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक स्मॉल सेक्शन का वॉइस हमेशा हिंदू राष्ट्रों को लेके उठता रहा। वी वांट टू क्रिएट हिंदू राष्ट्र। धीरे धीरे वर्तमान समय में अब हिंदू राष्ट्र के इस नैरेटिव को इट इज़ गेटिंग डोमिनेंस। बट अगेन इस फाइंडिंग में पता चलता है कि ठीक है, हिंदू राष्ट्र की जो बात उठ रही है उसका धार्मिक ध्रुवीकरण उस स्तर पे नहीं हो रहा जिस स्तर पे हमें ऐसा लग रहा है। सो इट इज़ ओनली बिकॉज इंडिया का जो प्लुरलिज्म है वो बहुत एंशिएंट है, और इसकी जो रूट्स हैं, इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जड़ें काफ़ी मजबूत है। सो मूविंग फर्दर, हमने सर्वे के बारे में बात किया, अर्बन वर्सेस रूरल के बारे में पर्सपेक्टिव में बात किया कि जो अर्बन एरिया है वो ज़्यादा रिलीजियस प्लुरलिज्म में बिलीव रखते हैं। दिस इज़ व्हाट डिस्कस्ड हियर अर्बन वाले सेक्शन में। सो जो पोलराइजेशन की नैरेटिव है, ध्रुवीकरण की जो कहानी है, उस कहानी को ये सर्वे चैलेंज करता है। डाटा सजेस्ट जो सोसाइटल कोहेशन, ये वाला वर्ड आपने आंसर जरूर यूज करेंगे, सोसाइटल कोहेशन। सोसाइटल कोहेशन स्ट्रॉन्गर देन द पॉलिटिकल नैरेटिव्स इम्प्लाई, मतलब जिस तरह से पॉलिटिकल लेवल पे इस बात को उठाया जाता है, राजनीतिक धार्मिक ध्रुवीकरण को, बट वैसा हमारे सोसाइटल लेवल पर रिफ्लेक्ट नहीं होता। जो हमारा सोसाइटल कोहेशन दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन जो पॉलिटिकल क्लास है अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंड अगेन द सर्वे हाईलाइट्स द हार्मोनियस सोशल फैब्रिक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द सर्वे का ये, और जो भी मैंने बोला हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लुरलिज्म, भारत में बहुवाद का ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट, ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। सो सेंचुरीज ऑफ को एग्जिस्टेंस, ये पहला पॉइंट जिसके पास मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास हम बर्थ प्लेस ऑफ मेन रिलीजन, प्लस हमारे पास बहुत सारे रिलीजन। सिखिज्म इज ऑल्सो द रिलीजन बॉर्न इन आवर कंट्री, many religion came from outside. Further, syncretic tradition. Syncretic tradition क्या होता है कि जहाँ पे जब 2 रिलीजियस ग्रुप आपस में आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, और कई बार इस रिलीजियस ग्रुप के अच्छे आइडियाज को ये ग्रुप अडॉप्ट करता है, और ये वाला ग्रुप इसके आइडिया को ये वाला ग्रुप अडॉप्ट करता है। इस तरह से सिंक्रेटिक ट्रेडिशन का हम देखते हैं कि एक सिंक्रेटिक ट्रेडिशन की स्थापना हो रही है। जैसे बहुत सारे हिंदू सिख रिलीजन में जाते हैं, वहाँ के भी गुरुद्वारे वगैरह जाते हैं। मेनी सिख रिलीजन वाले फॉलो हिंदू ट्रेडिशंस। बहुत सारे हिंदू मज़ार पे जाया करते हैं, नवाज शरीफ मज़ार इन अजमेर। सो दिस सोच एक सिंक्रेटिक ट्रेडिशन। इसके अलावा
कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को हमारे यहाँ के धार्मिक बहुवाद और बड़े स्तर बात करूँ सांस्कृतिक बहुवाद को, कल्चरल प्लुरलिज्म को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया गया है। और हमारा संविधान न सिर्फ बहुवाद को टॉलरेंस की तरह देखता है, रादर बहुवाद को एक्सेप्टेंस की तरह देखता है कि ये सिर्फ हम इसको टॉलरेट नहीं कर रहे, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डाइवर्सिटी हमें चाहिए, डाइवर्सिटी अच्छी होती है। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट टॉलरेंस, इट इज़ बियॉन्ड टॉलरेंस, इट इज़ एक्सेप्टेंस। ठीक है सर। सो सिंक्रेटिक ट्रेडिशन, ये आप एग्जाम्पल हैं सिंक्रेटिक ट्रेडिशन की, क्या क्या सिंक्रेटिक ट्रेडिशन होते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। सो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में क्या है सर, इंडिया का जो सेक्युलरिज्म मॉडल है दैट इज डायनामिक सेक्युलरिज्म। और इस मॉडल में स्टेट हर तरह के धर्म के प्रति इक्वल रिस्पेक्ट मेंटेन करता है, नॉट ओनली इक्वल रिस्पेक्ट, क्रिटिकल रिस्पेक्ट का आउटलुक रखता है। मतलब अगर आपके धर्म में कुछ ऐसी कमियां होंगी जो कि अंतर रिलीजन और अंतर रिलीजन के डोमिनेंस को डोमिनेट बढ़ाने की कोशिश करता है तो स्टेट विल इंटरफेयर इंटर रिलीजन एंड इंटर रिलीजियस डोमिनेशन को। सो एक हमारे संविधान का जो हमारा सेकुलरिज्म मॉडल है वो काफ़ी यूनिक मॉडल है, और उस यूनिक मॉडल के कारण हम मल्टीपल फेथ्स के, मल्टीपल रिलीजन के अलग अलग चीज़ों को आपस में हम सामंजस्य बिठा पाते हैं। जैसे इक्वल राइट्स फॉर ऑल रिलीजन, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वल राइट्स, देन इट अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल दैट नो रिलीजन शुड बी गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, हमारे पास क्रिटिकल रिस्पेक्ट फॉर एवरी रिलीजन एंड इक्वल रिस्पेक्ट एंड क्रिटिकल रिस्पेक्ट फॉर एवरी रिलीजन। ठीक है, एंड एवरी इंडिविजुअल फ्री टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस देयर फेथ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सारे हमारे जो संवैधानिक प्रावधान है, ये संवैधानिक प्रावधान हमेशा से इस चीज़ को प्रमोट करते आ रहे हैं कि धार्मिक बहुवाद, सांस्कृतिक बहुवाद की जो प्रवृत्ति सदियों से बनी आई है वो बरकरार रहे। एंड ओवरऑल इंडिया इज ए कंट्री विथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। सो हम मल्टी कल्चरलिज्म से बिलीव रखते हैं, और मल्टी कल्चरलिज्म कोर में सर क्या है, मल्टी कल्चरलिज्म कोर में क्या है, डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी को आप इस तरह समझें, जितनी आपकी सोसाइटी डाइवर्स होगी उतनी आपकी सोसाइटी की रेजिलियंस हाई होगी। अब रेजिलियंस क्या होता है सर, प्रतिरोधक क्षमता। अब ये प्रतिरोधक क्षमता, इसको इस तरह समझे, इकोसिस्टम की तरह समझे। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र। एक इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग होगा, कितना रेजिलियंट होगा। रेजिलियंट मतलब उसके ऊपर कोई अटैक किया जा रहा है, बाहर से कुछ इन्वेसिव अटैक हो रहा है, उस अटैक के बावजूद भी वो फिर से सर्वाइव होने में कितना सक्षम है, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस, प्रतिरोधक क्षमता। और जितनी ज़्यादा इकोसिस्टम डाइवर्स होता है उतनी ज़्यादा उसकी प्रतिरोधक क्षमता होती है। सबसे ज़्यादा आपका डाइवर्स इकोसिस्टम होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स या फिर कोरल वाले होते हैं। सो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो सी मल्टीकल्चरलिज्म में डाइवर्सिटी जितने ज़्यादा होती है उतने ज़्यादा वो स्ट्रेंथन होता है। इसी तरह से भारत अपने इस डाइवर्सिटी को प्रमोट इस मल्टी कल्चरल पॉलिसी के अंतर्गत करता है। और वही कहीं ना कहीं हमारे यहाँ स्ट्रेंथ बना हुआ है कि कई सारे हमने सेटबैक्स देखे, कई बार बड़े लेवल पे हमारे यहाँ दंगे हुए, रॉयट्स हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो एक्सेप्टेंस है, टॉलरेंस है, बहुवाद है, वो बना हुआ है। अभी प्रेजेंट डे में कुछ चैलेंजेस अपन देख रहे हैं कि हाँ, प्रेजेंट डे में ध्रुवीकरण की, रिलीजियस प्लुरलिज्म को एक बड़ा टेंशन आ रहा है। स्पोरेडिक इंसिडेंट ऑफ वायलेंस, कभी कभी हम देखें कि धर्म के नाम पे वायलेंस वगैरह होते हैं, रॉयट्स वगैरह होते हैं, दैट इज बिग चैलेंज। प्लस ग्रोइंग religious polarization, this is also a big challenge. But despite growing challenges, India's culture has shown, India's pluralistic ethos, ये word again very very important for your mains, has shown resilience with majority affirming the value of tolerance and coexistence, जो कि आपका अभी जो recent survey से भी confirm हुआ।
ठीक है, हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी इस बात को दर्शाता है। फाइनली फ्यूचर आउटलुक जो हमारा कहता है लुकिंग अहेड, नर्चरिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंडियाज प्लुरलिस्टिक वैल्यू विल बी क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग यूनिटी एमिड्स डाइवर्सिटी एंड फॉस्टरिंग ए हार्मोनियस सोसाइटी। मतलब लुकिंग अहेड, भारत के बहुवाद के मूल्यों को प्रोटेक्ट करना और उसको बढ़ावा देना बहुत ही क्रिटिकल क्रूशियल होगा टू मेंटेन यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी और एक हार्मोनियस सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सब एक दूसरे के बारे में सोचे, सब में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे। उसके लिए हमें बहुवाद को, सांस्कृतिक और धार्मिक बहुवाद को प्रोटेक्ट और नर्चर करने की ज़रूरत है। और डेटा हमें ये कहलाता है। आप हमेशा ऐसे तरह के प्रश्नों और इस तरह के ऐसे में आप इस सर्वे को कोट करते हुए ये सारी बातें लिखेंगे, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। सो फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो ये आर्टिकल हमारा प्रेजेंट डे इलेक्शन से रिलेटेड है। इलेक्शन के टाइम पे जो कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं, सो दे हैव टू सबमिट जितनी भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, क्रिमिनल इंफॉर्मेशन से लेके जो भी क्रिमिनल केसेस वगैरह चल रहे हैं, इसके अलावा उनके पास जो एसेट्स वगैरह हैं सब कुछ डिक्लेरेशन करना पड़ता है। सो इसी चीज़ से संबंधित ये इशू है। इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ये है कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं राजीव चंद्रशेखर, वो ही इज़ ऑल्सो मिनिस्टर, वो ही अभी केरला से ही इज़ फाइटिंग इलेक्शन, कंटेस्टिंग इलेक्शन। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया और आईटी गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोला कि भैया इनके जो भी एसेट वगैरह के इन्होंने क्लेम डाला है उसमें उसका वेरीफाई करो, ठीक है। फिर राजीव चंद्रशेखर ने शायद उस चीज़ को लेकर उन्होंने अपना कुछ स्टैंड दिया है। सो इस चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑब्जर्वेशन है, उसको लेके बात चली और इस बड़े इशू को हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट, किसी भी इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट का डेटा पब्लिकली जानना क्यों ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट का क्या मत, कैसे इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इवोल्यूशन आया, पहले क्या नियम थे, अभी क्या नियम है, कौन से एक्ट के तहत ये होता है, बहुत संक्षिप्त में ये हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला, जितने भी भारत में ये इलेक्शन से संबंधित नॉमिनेशन वगैरह जो भी फाइलिंग होती है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 33 के अंतर्गत ये कहा जाता है कि हर कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली डिस्क्लोजर करना, फॉर्म भरना होता है, ठीक है सर। और इसमें रूल 4A होता है फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म में, जहाँ पे आपको क्रिमिनल केसेस, एसेट्स एंड क्वालिफिकेशन के बारे में आपको कॉलम में सब भरना पड़ता है, ठीक है। और सेक्शन 125A ऑफ पीपल एक्ट आपको पेनलाइज कर सकता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन को देने के लिए, ठीक है। और ये जो आपका ये आया है ADR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक आम आदमी को वोट देने से पहले जानने का अधिकार है कि उनको जिसको वोट दे रहे हैं उसके पास क्या क्या उसके संबंधित एसेट्स, क्रिमिनल केसेस के बारे में। सो इस केस में ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। उसके बाद सेक्शन 33 को इंट्रोड्यूस किया गया था रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट में। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस में क्रिमिनल केस रिकॉर्ड को डिक्लेयर करने की बात की गई। मैं इसको मैंडेटेड किया गया कि इसके अंदर आप क्रिमिनल केस को स्पेसिफिकली इसमें फोकस किया गया था इस वाले केस में। सो ये बैकग्राउंड था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। और आप नॉन डिस्क्लोजर करते हैं, आप कोई इन्फॉर्मेशन छुपा लेते हो तो हो सकता है कि आपके ऊपर सर बहुत सारे चार्जेस लगे, पेनल्टी जो मैंने बात की। अभी का जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है अरुणाचल प्रदेश के केस में 2019 में क्या हुआ था कि अरुणाचल प्रदेश में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे हु फेस्ड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अब हुआ क्या कि इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में इनके पास 3 कार थी, 3 कार को ये मेंशन करना भूल गए तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इनके कैंडिडेचर को सेट असाइड कर दिया। उसके बाद ये मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो डिसीजन था दैट वाज नॉट करेक्ट, बिकॉज कि ऐसे सिचुएशन में हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो इन्फॉर्मेशन को छुपा लेने से
कोई बहुत सब्सटेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि इसका इस इंफॉर्मेशन का बहुत कोई सब्सटेंशियल इम्पैक्ट नहीं है। सो इसी तथ्य को लेके राजीव चंद्रशेखर अपने केस को आर्ग्यू कर रहे हैं कि ठीक है, अगर मेरे पास से कुछ छूट भी जाता है तो इट्स नॉट अ बिग इशू। बट समझने वाली बात ये कि रूल 4A के अंतर्गत आपको बहुत सारे अपने बारे में डिक्लेरेशन करना होता है और उसमें आपको लिखना होता है कि हमने कौन कौन से हमारे पास एसेट्स हैं, कौन कौन से क्रिमिनल केसेस हैं। एंड मोस्टली बहुत सारे लोग उसको लिविंग ब्लैंक, ठीक है। सो ये चीज़ को ब्लैंक छोड़ने से इट इज़ क्रिएटिंग अ सीरियस कंसर्न। ADR का रिपोर्ट एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के हिसाब से 14% आपके MPs, लोकसभा MPs are having some serious crime charges like rape, murder. So ये इन सभी चीज़ों का अच्छे से पब्लिकली डिस्क्लोजर होना चाहिए कि जो हमारे इलेक्शन के लिए कैंडिडेट लड़ने जा रहे हैं चुनाव, उनके साथ किस किस तरह के क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, उनके एसेट वगैरह में बारे में सब कुछ पब्लिकली रहना चाहिए, ठीक है। इसी चीज़ को देखते हुए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने 244th आई थिंक 244th रिपोर्ट में यह रिकमेंड किया था कि जब भी कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे उसको मिनिमम 2 साल की सज़ा दो, डे टू डे बेसिस पर ट्रायल को एफिशिएंट लीगल प्रोसेस हो, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में इसको इंक्लूड करो और सबसे बड़ी बात को जो वोटर्स हैं उनको एजुकेट करो, वोटर्स के अंदर में जागरूकता फैलाओ कि आपके जो कैंडिडेट है जिनको वोट करने जा रहे हो पहले उनका बैकग्राउंड चेक करो, उसके बाद यू शुड वोट देम, ठीक है। तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की भी हमें ज़रूरत है, ठीक है। एंड जो इसका सबसे लास्ट पार्ट है पब्लिक कैंपेन, मतलब पब्लिक अवेयरनेस के बारे में। सो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है मीडिया की जो रिपोर्टिंग है, मीडिया शुड डू अनबायस्ड रिपोर्टिंग। मीडिया एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, इस वजह से तो जनतंत्र का चौथा आधार कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है। सो मीडिया पब्लिक कैंपेनिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है पब्लिक अवेयरनेस को जगाने में, ठीक है। मीडिया गोदी मीडिया काम ना करे, ठीक है। फर्दर पब्लिक विजिलेंस विल प्ले क्रूशियल इन होल्डिंग कैंडिडेट्स अकाउंटेबल फॉर एक्यूरेट एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर। सो दिस विल बी ऑल्सो, एक बार पब्लिक इस चीज़ को लेके बहुत अवेयर हो जाएगी कि हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स के इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए, सो जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो भी अपने आप अकाउंटेबल फील करेंगे कि नहीं हमारे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन नहीं, जब गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा सो पेनाल्टी तो लगेंगी जो भी। उसके अलावा जनता के बीच में हमारी छवि खराब होगी, जिस छवि खराब होने के बाद उसका इम्पैक्ट हमें आगे के आने वाले चुनाव पे भी पड़ेगा। सो आगे करने की क्या ज़रूरत है, जो हमारा डिस्क्लोजर मैकेनिज़्म है उसको आप और इन्हेंस करो, जो तुम्हारा लीगल मेजर्स है उसको सर तुरंत इम्प्लीमेंट करने की कोशिश, स्पीडी ट्रायल, स्पीडी डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए ताकि इसके डर लोगों में बने। पब्लिक ने बात नहीं की है कि कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन मीडिया अथॉरिटी मतलब इलेक्शन कमीशन और भी जो इंस्टीट्यूशन मीडिया के बीच में कोलैबोरेशन हो, जो पब्लिक आम आदमी को जागरूक करे, ठीक है। ये उसी चीज़ से कि ये आम आदमी जागरूक होंगे, सो क्या होगा हमारे पास, वी विल हैव अ वेल इन्फॉर्म्ड इलेक्टोरेट। एक ऐसा हमारे पास जनता होगी जो हर पहलू से भली भांति अवगत होगी और भली भांति अवगत होने के साथ साथ वो तब जाके वोट करेगी। सो दिस इज़ व्हाट दिस आर्टिकल इज। नाउ फर्दर मूविंग टू आवर प्रीलिम्स बूस्टर सेक्शन। प्रीलिम्स बूस्टर सेक्शन, इसमें 2 छोटे आर्टिकल को हम लोग कवर करेंगे, देन वी विल एंड अप द सेशन। प्रीलिम्स बूस्टर जो सबसे पहला आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट इसरो से जीरो ऑर्बिटल डेब्रीज के बारे में। तो समझना ये बहुत ज़रूरी है कि सर ऑर्बिटल डेब्रीज पहले होता क्या है और इसरो ने ऐसा क्या कर दिया कि इट बिकम न्यूज़। सो इसरो ने अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू स्पेस में जो लॉन्च होने वाले व्हीकल्स के थ्रू किसी भी तरह कचरा
डेब्रीज वहाँ पे नहीं छोड़ी। जीरो मतलब जो उन्होंने सैटेलाइट यूज़ किया था, जो उन्होंने सैटेलाइट व्हीकल यूज़ किया था, वो सैटेलाइट को पहुंचाने के बाद वापस जो उसका फोर्थ स्टेज है, वापस उसको एटमॉस्फेयर में लेके आ गया और एटमॉस्फेयर में बर्न हो गया। वो रहा नहीं, रहा अगर छोड़ देते उसको वहाँ पे, उसे डेब्रिज क्रिएट होता और दैट कैन क्रिएट सो मेनी इशूज। यही इस आर्टिकल में उसको डिटेल समझते हैं विस्तार से। सो इसरो का जो PSLV-C58 एक्सपोसैट मिशन था, जो क्या जनवरी में लॉन्च हुआ था, इस मिशन में जो आपका फोर्थ स्टेज था, फोर्थ स्टेज वॉज टर्न इनटू POEM, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, POEM। फोर्थ स्टेज टर्न इनटू POEM, ठीक है। एंड ये POEM ऑर्बिटल इसको स्टेशन आपने कन्वर्ट कर दिया, और ऑर्बिटल स्टेशन उसमें कन्वर्ट करने के बाद देन स्लोली इसको आप ऊपर के हाइट से नीचे लाना शुरू किए। इसमें आपने पहले से लिथियम आयन बैटरी लगा रखा है, इसमें आपने सोलर पैनल लगा रखा है ताकि इसमें ऊर्जा मिलती रहे। और जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के कंट्रोल में आया, धीरे धीरे ये इंटर करना शुरू किया, और इसके जो बचे खुचे फ्यूल थे, उस फ्यूल को पहले ही गिरा दिया गया ताकि जब एटमॉस्फेयर जब ब्लास्ट ना हो। और फाइनली इट वॉज किल्ड इन द एटमॉस्फेयर। अब समझते हैं सर कि ये स्पेस डेब्रीज इतना ही खतरनाक क्यों है। बेसिकली स्पेस डेब्रीज वैसे होते हैं जैसे कोई सैटेलाइट हमने लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद तो हमारी वो सैटेलाइट व्हीकल तो सारा फ्यूल रास्ते में स्पेंड हो जाता है। सो वो जो सैटेलाइट्स हैं वहाँ पहुँचने के बाद 5 साल 10 साल काम करने के बाद लाइफ इनकी ख़त्म हो जाती है, और वो वहाँ पे अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे डिफंक्ट सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, जो अपने बहुत सारे रॉकेट्स हैं, जो अपने सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च व्हीकल, उनके भी पार्ट्स वगैरह वहाँ पे ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कई बार एंटी सैटेलाइट हम टेस्ट भी करते हैं। एंटी सैटेलाइट टेस्ट क्या करते हैं, मान लो एक कंट्री आजकल जो मॉडर्न डे का जितने भी अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज रिलाइंग ऑन सैटेलाइट, ठीक है। और दो कंट्री के बीच में युद्ध छिड़ गया। सो ये कंट्री क्या करेगी, इस वाले कंट्री का जो भी सैटेलाइट्स हैं जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन कर रही है अपने आर्मी के साथ में या फिर लोकल पॉपुलेशन के साथ में, इस वाले सैटेलाइटों को ध्वस्त करने की कोशिश करेगी। तो ये क्षमता भी विकसित की जा रही है, इसको बोलते हैं एंटी सैटेलाइट मेजर्स। चाइना ने किया था, चाइना ने 2003 में शायद एक बहुत बड़ा एंटी सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट किया था। सो जब एक सैटेलाइट को आप हवा में एटमॉस्फेयर स्पेस में गिराते हो तो उसके बहुत सारे छोटे छोटे कण में टुकड़ों में बन जाता है, देन अगेन इट क्रिएट डेब्रीज। और जो सबसे बड़ा इशू है ये क्या है कि ये 27,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भागते हैं सर। और इतने स्पीड से एक छोटा सा कण भी, एक छोटा सा 2 इंच का मेटल का टुकड़ा अगर दूसरे किसी बड़े सैटेलाइट से टकराता है, सो इस पूरे सैटेलाइट को ध्वस्त कर देगा। अगेन इसके बाद सर अगेन इसके भी सर लाखों टुकड़े होंगे, फिर वो लाखों टुकड़े कैन क्रिएट मल्टीपल चेन ऐसे, एंड दैट इज कॉल्ड केस्लर सिंड्रोम। दैट इज कॉल्ड केस्लर सिंड्रोम। बिकॉज एक छोटा सा ट्रिगर, एक छोटा सा पार्टिकल, छोटा सा ऑब्जेक्ट कैन ट्रिगर एवलांच, ठीक है। सो ये स्पेस डेब्रिज को मेंटेन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैसे मिटिगेट किया जाए, और इसरो ने बहुत अच्छे से दिखाया कि इसने मार्च 21 तारीख किस तरह से POM-3 को, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल को दे मैनेज्ड, ठीक है। अब ये ग्लोबल डेब्रिज चैलेंज क्या है, देखिए जो अपना अर्थ है, अर्थ पे सैटेलाइट्स मेनली 2 लेवल पे पाए जाते हैं, एक लो अर्थ ऑर्बिट और एक आपकी हाई अर्थ ऑर्बिट, मतलब जिसको हम बोलते हैं जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, जो अर्थ के साथ साथ ये मूव करते रहते हैं। मतलब जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट की खासियत ये होती है कि ये अर्थ के एक पॉइंट पर से फिक्स रहता है। सो
जियोसिंक्रोनस 36,000 किलोमीटर ऊपर से एबव पे होते हैं, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे सैटेलाइट्स मैक्सिमम बहुत कम देशों के पास क्षमता है वहाँ पहुँचाने की, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट बहुत हाई हाइट पे पहुँचाना होता है, और चूंकि यहाँ पे सैटेलाइट्स पहुँचाने के लिए जो व्हीकल्स उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सो ऐसे जगहों पे सर यहाँ पे डेब्रिस थोड़े कम है। और यहाँ पे जो डेब्रिस को मापने का तरीका है वो है कि 0.3 से 1 मीटर के कणों को, पार्टिकल्स को, ऑब्जेक्ट को हम डेब्रिस मानते हैं। लेकिन जो लो अर्थ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो अर्थ के बिल्कुल, ये 100 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर वाले जोन को अपन बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। और बहुत सारे मेनली बहुत सारे ऑपरेशनल सैटेलाइट्स यहाँ पे होते हैं इसी जोन में। मैक्सिमम सैटेलाइट्स आपको यहाँ पे हैं, इसी कारण से मैक्सिमम डेब्रिस जब यहीं पे हैं। ठीक है। और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से छोटे से लेके बड़े पार्टिकल 10 सेंटीमीटर तक को डेब्रिस में काउंट किया जाता है। सो दिस इज व्हाट डेब्रिस इंटरनेशनल एफर्ट्स इन स्पेस डेब्रिस मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सर। दिस इन द इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमिटी की जो गाइडलाइंस, यही गाइडलाइंस अभी हमारे के लिए काम करती हैं एज ए गाइडलाइन कि आप क्या क्या चीज़ों को फॉलो करनी चाहिए, स्पेस एजेंसी क्या क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। बट एनीवे वी डोंट हैव एनी कॉन्क्रीट लॉ, ठीक है। डिस्पाइट IEA-DESI गाइडलाइन, अभी भी कोई कॉन्क्रीट लॉ, देयर इज लैक ऑफ इंटरनेशनल स्पेस लॉज स्पेसिफिकली टारगेटिंग मिटिगेशन ऑफ डेब्रिस इन लो अर्थ ऑर्बिट। कोई भी हमारे पास अभी कॉन्क्रीट लॉ नहीं है। सो वी नीड टू हैव अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, एक लॉ फॉर्मुलेट करने की जरूरत है। और ये बात समझने की जरूरत है कि कभी एक बार भी डेब्रिस का जो इशू है वो ट्रिगर हुआ, केस्लर सिंड्रोम अगर ट्रिगर हुआ, सो इट कैन क्रिएट हैवक फॉर द एंटायर वर्ल्ड। समझो पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ जाएगा। सो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज एंड हाउ डेब्रिस आर इम्पॉर्टेंट, इसको मिटिगेट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। फर्दर मूविंग टू द योर नेक्स्ट आर्टिकल, छोटा सा वेंचर कैपिटल के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल आया हुआ था कि इंडियन स्टार्टअप फंडिंग सीज रिवाइवल ऑफ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सो वेंचर कैपिटलिस्ट होते क्या हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो स्मॉल स्टार्टअप में अपना पैसा डालते हैं, ठीक है। और इनके पास वो आइडियाज़ इनके पास लेके जाते हैं फंड रेज करने के। देन वेंचर कैपिटलिस्ट विल इन्वेस्ट फंड किस चीज़ के बदले में? इक्विटी मतलब उनको उसमें स्टेक होल्डिंग शेयर चाहिए, इक्विटी या ऑनरशिप। कई बार कुछ अच्छे जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो मेंटरशिप, जैसे बड़े रतन टाटा टाइप के लोग हैं, इनके पास बिजनेस की बहुत अच्छी समझ भी, पैसा भी है। तो इन्होंने किसी स्टार्टअप में अगर पैसा लगाया तो ये पैसा लगाने के साथ साथ मेंटरशिप, स्ट्रैटेजिक एडवाइस, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, मतलब उनके पास अलग अलग लोगों के से कनेक्शंस हैं। कोई काम करवाना है तो बहुत इजीली कर सकते हैं, भाई चलो मेरी कंपनी इसमें मेरा भी पैसा लगा हुआ है, आप इनको थोड़ा सा हेल्प कर दो। सो दिस दे कैन हेल्प इन दिस। और वेंचर कैपिटलिस्ट का फ़ायदा क्या होता है? देखो स्टार्टअप है, स्टार्टअप का आइडिया फ्लॉप भी हो सकता है, हिट भी हो सकता है। सो फ्लॉप होगा तो पैसा डूबने का चांस भी रहता है, हाई रिस्क रहता है। फ्लॉप मीन्स मोस्टली आइडियाज़ फ्लॉप ही होते हैं। और लेकिन एट द सेम टाइम रिवार्ड बहुत हाई होता है। छोटी सी कंपनी कब यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हो जाए, छोटी सी कंपनी कब यूनिकॉर्न में कवर हो जाए, $1 बिलियन, $10 बिलियन कंपनी बन जाए। सपोज आपने महज 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट दे के 10% का सर इक्विटी ले लिया था, शेयर ले लिया था 5 साल पहले, जब ये स्टार्टअप बहुत छोटा स्टार्टअप था, स्टार्ट ही हुआ था। अब जस्ट इमेजिन कि ये कंपनी में आपका 10% स्टेक है और ये कंपनी $10 बिलियन की बन गई। सो आपका वो 1 करोड़ रुपया कन्वर्टेड इनटू $1 बिलियन। सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। सो होता है क्या, पोटेंशियल फॉर बहुत हाई रिटर्न मिलने के होते हैं। सो इसलिए वेंचर कैपिटलिस्ट मेंटर्स ये सब बातें हमने की, स्ट्रैटेजिक एडवाइस, नेटवर्किंग, अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, ये लोग देख के पूरा देते हैं, आइडिया इनका बहुत अच्छा होता है। एंड कई सारे जैसे एयरबीएनबी, उबेर,
ये सारे जो स्टार्टअप्स हैं दे बिकम बिग स्टार्टअप ओनली बिकॉज ऑफ द वेंचर कैपिटलिस्ट. सो दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी. एंड स्टार्टअप के लिए हमें ज़रूरत है ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट की जो उनमें इन्वेस्ट करें. सो इस तरह से स्टार्टअप हमारा ग्रो होगा. सो दिस इज द इंटायर लेक्चर फॉर टुडे. थैंक यू ऑल. लेट्स मीट टुमारो अगेन.